बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के बाद अब बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह हाफिज़। हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो आज मैंने आपको लॉ पढ़ाना है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्टूडेंट ज़रा गौर से सुनना है। हमारे पास ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 3 है। मैंने मेंडल का इंट्रोडक्शन, मेंडल का वर्क, मेंडल के प्लांट की सिलेक्शन, मेंडल के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, मेंडल की ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, उन तमाम चीज़ों के बारे में लेक्चर नंबर 2 के अंदर रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। आप लेक्चर 3 को देखने से पहले एक दफ़ा लेक्चर 2 को ज़रूर वॉच करिएगा, उसके बाद फिर आप जो है लेक्चर 3 की तरफ आइएगा। ठीक है जी। तो एक चीज़ मेरी यहाँ पे ज़रा गौर से सुननी है। मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करना है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए आपको इन तमाम पुनेट स्क्वायर का आइडिया होना चाहिए। और ये तमाम पुनेट स्क्वायर जो है ये मैंने कहाँ पे दिए हैं, लेक्चर नंबर 2 के अंदर। समझ आ रही है? मैं ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि मेंडल के पास ये पेरेंट था, एक जो था वो राउंड था, दूसरा रिंकल्ड था। अब ये राउंड और रिंकल्ड को भी मैंने लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन किया था। उसने जब दोनों का क्रॉस करवाया तो तमाम बच्चे राउंड आए। फिर उसने जब बच्चों का क्रॉस करवाया तो उसमें कुछ राउंड आए और कुछ रिंकल्ड सीड आ गए। सीड क्या होते हैं? बीज किसके? पाइजम सैटिवम मटर के पौधे के। ठीक है जी। जो पी प्लांट है उसके बीज कुछ गोल थे और कुछ रिंकल्ड थे जिन पे जुरियां पड़ी होती हैं। ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास जो है ये पेरेंट, ये F1, F मीन फीलियल 1। जब फीलियल 1 का क्रॉस आया तो हमारे पास आगे आ गई F2, फिर आगे ये 3 क्रॉस F2 के हैं। इन तीनों क्रॉस F2 की मैंने रेशो, इनकी जीनोटाइप, इनकी फिनोटाइप, इनकी तमाम जो है लेक्चर नंबर 2 में रिकॉर्ड करवाई हुई हैं। तो अब हम चलते हैं मेंडल की इंटरप्रिटेशन की तरफ। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। आप तमाम स्टूडेंट को पता है कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि जी आप जो है 2 ओराइजा सैटिवा चावल को 2 को क्रॉस करवाएं, आप उन दोनों को क्रॉस करवाते हैं, उनके बेबी आते हैं, फिर उनको क्रॉस करवाते हैं, उनके बेबी आते हैं। जब आप क्रॉस करवा लेते हैं, करवाने के बाद लास्ट पे फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसमें रिजल्ट क्या आए हैं। सेम हमारे पास यहाँ पे मेंडल्स की इंटरप्रिटेशंस हैं। मेंडल ने फिर इस सारे एक्सपेरिमेंट की तशरीहात बयान की। तो मेरी बात सुनिएगा, जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है उसमें मैंने सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए, और उसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 है इसमें उस एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखें, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है, और करने के बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या। देखें जी, कंट्रास्टिंग हेरिडिटरी फैक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेंडल ने 7 ट्रेट को स्टडी किया और उनके कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए। कैसे कि फॉर एग्जांपल 2 प्लांट थे, 2 की हाइट देखी, एक की टाल है और एक की शॉर्ट है, तो देखिए ये कंट्रास्टिंग ट्रेट है। फ्लावर कलर, 2 प्लांट है, पी प्लांट, एक का पर्पल कलर है और एक का वाइट है, ये कंट्रास्टिंग ट्रेट है। तो मेंडल ने ये पहली बात बताई कि ये जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है ये बेसिकली इनके अंदर कोई चीज़ है जो इसको कंट्रोल करती है, जिसको उसने कहा ये एलिमेंटन है, फैक्टर का नेम दिया। बाद में उसी फैक्टर को जोहानसन ने कहा वो फैक्टर नहीं है, वो बेसिकली जीन है। जीन ही बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास फिर ये क्लियर होता है कि आपकी बॉडी के अंदर हर चीज़ को कंट्रोल फैक्टर, एलिमेंटन या जीन ही करता है। तो इसके बाद 2 टर्म्स हैं, एक को बोलते हैं डोमिनेंट और एक को बोलते हैं रिसेसिव। जैसा कि देखें, मेंडल ने जब राउंड सीड रिंकल्ड के साथ क्रॉस करवाया तो तमाम बेबी जो हैं वो राउंड आए। फिर जब इन बेबी राउंड का आपस में क्रॉस करवाया तो उसमें से कुछ राउंड आए और कुछ रिंकल्ड आए। इसका मतलब फिर ये हो गया कि
इन सीड के जो ग्रैंडफादर हैं वो रिंकल्ड थे, लेकिन इनके पेरेंट कोई भी रिंकल्ड नहीं था, राउंड था। फिर उसके बाद उनके बेबी में रिंकल्ड आ गया। तो तीसरे स्टेप पे जाके दोबारा जब रिंकल्ड आया तो उसने कहा कि यार इसके अंदर ये वाला फैक्टर जो है वो इधर मौजूद है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो सका, वो आगे जाके अगली नस्ल में दोबारा शो हो गया है। तो उसने कहा कि ऐसी अलील जो अपने आप को शो करे उसको डोमिनेंट कहते हैं, और जो हिडन हो जाए उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव। ऐसे आपकी बॉडी में भी बेशुमार ऐसे जो हैं चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर जो हैं एक का कलर जो है वो ब्लैक है, एक का वाइट है, मतलब कि दादा और दादी हैं, एक का वाइट और एक का क्या है, ब्लैक। उनके आगे सारे बच्चे होते हैं ना वो सारे के सारे वाइट हैं, टोटली वाइट है। समझ आ रही है? अब देखें उन बच्चों की जब आगे शादी होगी ना तो उनके आगे सारे पेयर वाइट हैं, लेकिन उनमें से आगे कोई बच्चा ब्लैक पैदा हो जाए तो वो किस पे गया है, गया ना अपने ग्रैंडफादर के ऊपर। हालांकि वो ब्लैक वाला जीन मौजूद था उनकी बॉडी के अंदर, तो वो आगे जाके अगली नस्ल में जाके उसने जो है वो एक्सप्रेशन दिया, आगे आके वो शो हो गया, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। और उसके बाद होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस क्या है स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट हैं, आपकी मदर की हाइट है 4 फीट और फादर की हाइट है 6 फीट। उनके क्रॉस के नतीजे में जब आप पैदा होते हैं, आपकी फॉर एग्जांपल हाइट है जी 6 फीट। मुझे ये बताएं आपकी हाइट फादर पे गई है या मदर पे? फादर पे, लेकिन मदर वाली अलील भी आपकी बॉडी में मौजूद है। इसका मतलब है हाइट को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में 2 अलील हैं, एक लॉन्ग हाइट को कंट्रोल करती है और एक शॉर्ट को। तो ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाली 2 डिफरेंट अलील हों, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेट्रोजाइगोट। अगली सिचुएशन सुने, अगर आपके फादर की हाइट है 6.5 फीट और जो है मदर की हाइट भी इतनी है, जब दोनों का क्रॉस होता है उनके यहाँ जो बेबी पैदा होता है उस बेबी की हाइट भी उतनी है। अब मुझे ये बताएं कि बेबी के अंदर एक अलील कैपिटल है और एक स्मॉल है या दोनों ही सेम है? दोनों ही जो सेम होंगी उसका मतलब है कि आप हैं होमोजाइगस, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं, और आप कौन से ऑर्गेनिज्म है, होमोजाइगोट। और ऐसे ही गैमीट क्या होता है आपको पता है, मियोसिस का टॉपिक आपने पढ़ा। मियोसिस के प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और उसके बाद गैमीट फॉर्मेशन बनती है। वो गैमीट फिर आपस में जब मिलते हैं तो उसके बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में फिर क्या बनता है, जाइगोट। लेकिन आपके जहन में एक क्वेश्चन अभी भी है कि सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? स्टूडेंट मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है, ये कॉम्बिनेशन है, या स्किन को कंट्रोल करने वाला ये कॉम्बिनेशन है। जो आपकी बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन होगी, जब 2 गैमेट बनेंगे तो एक अलील एक गैमेट में चली जाएगी, दूसरी अलील दूसरी गैमेट में। ऐसे ही है, क्योंकि मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कि जब आप एक ट्रेड की स्टडी करते हैं, मैंडल ने इन दोनों को आपस में क्रॉस करके देखा, इन दोनों को आपस में करवा के देखा। मतलब कि ये जो 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस हैं इनको आपस में क्रॉस करवा के चेक करने के बाद उसने कहा कि जितने भी डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हर ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो वो 2 अलील सेग्रीगेट होती हैं, एक अलील एक गैमेट में जाती है, दूसरी दूसरी में जाती है। इसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सिंपल सा हमारा आज का टॉपिक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज वाला टॉपिक जितना भी है ये सारे का सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, लेक्चर नंबर 2 पे, मैंडल इनहेरिटेंस पे। आपने एक दफ़ा उसको देखना है, फिर इसको देखना है, आपका जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को और टेस्ट क्रॉस को। तो स्टूडेंट आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए थैंक